अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और यू आर डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विस में डील कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली मतलब आप गुड्स में डील नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख। अगर आपका टर्नओवर अप टू 20 लाख है तो जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर क्रॉस होता है फ्रॉम द लिमिट 40 लाख और 20 लाख, विच एवर इज एप्लीकेबल, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हालांकि दिस इज फॉर थ्रेशोल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन। अंडर सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है तो 40 लाख और 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट लागू नहीं होती है। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई होता है? अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो। इंटरस्टेट मतलब अगर आप गुजरात से हरियाणा में माल बेचते हो या फिर गुजरात से महाराष्ट्र में सर्विस प्रोवाइड करते हो, वॉट, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। पर्सन लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अदिति, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स चार्ज? हमने ये कल डिस्कस किया था। रिवर्स चार्ज मुझे याद नहीं आ रहा है। डू यू नो और शैल आई एक्सप्लेन अगेन? सर एक्सप्लेन अगेन। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि जब भी नॉर्मली क्या होता है कि जो भी बंदा सेल करता है उसे गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करना होता है। लेकिन रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि जो बंदा परचेज करता है उसे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, सेलर को करने की जरूरत नहीं है। उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि मान लो कि अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो और अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए सरकार ने ऐसा रूल बनाया हुआ है कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उससे जीएसटी का पेमेंट जो भी उसके पास से सर्विसेज परचेज करता है उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देखो ऐसा है कि सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी सप्लायर होता है वो ही गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करता है। लेकिन अगर आप रिवर्स चार्ज में आ जाते हो तो ये रिसीवर जो है मतलब जो भी गुड्स परचेज करता है उसे गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि सप्लायर रिसीवर को मतलब सप्लायर परचेजर को गुड्स बेचता है। सप्लायर विल सेल द गुड्स टू द रिसिपिएंट एंड रिसिपिएंट विल गिव द पेमेंट टू द सप्लायर। सच पेमेंट विल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ जीएसटी। So the amount of GST which the supplier get from the purchaser, it must be given to the government within the prescribed time। तो समझ में आ गया? अगर ई पर्टिकुलर ए मिस्टर ए इज ए सप्लायर, वो मिस्टर बी को गुड्स सेल करते हैं, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को गुड्स का प्राइस देके उस पे जीएसटी इंक्लूसिव होगा। जो भी मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे वह जीएसटी इंक्लूसिव पेमेंट होगा। और मिस्टर ए जो कि सप्लायर है वो जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। यह नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर आप रिवर्स चार्ज में आते हो, अगर आप रिवर्स चार्ज में आते हो तो क्या होता है कि सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो भी पेमेंट करता है उसमें वो सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट नहीं करता है,
because supplier will not charge GST in this case, because under reverse tax supplier is not required to pay tax, so supplier is not charging GST. So here the recipient will pay the GST from his own pocket to the government. समझ में आ गया? Yes. ओके ठीक है। अगर कोई भी बंदा अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सेल करता है, मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन की वेबसाइट के थ्रू सेल करता है, तो उसे भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन को जीएसटी में बोला जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब एक ऐसा वेबसाइट प्लेटफॉर्म जहां से वो कोई भी पर्सन को माल बेच सकते हैं या सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं और उसके सप्लायर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम आज शुरू करेंगे आज का टॉपिक लेवी इन जीएसटी रिजिम। अगर कोई भी टैक्स है, टैक्स पे गवर्नमेंट कलेक्शन तभी तक नहीं कर सकती जब तक उसमें लेवी की प्रोविजन नहीं बनाई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, एक्साइज हो, प्रीवियस सर्विस टैक्स हो या वेट हो, लेवी की प्रोविजन होना जरूरी है। अगर लेवी ही नहीं है तो उस पर टैक्स का कलेक्शन नहीं हो सकता, गवर्नमेंट लीगली उस पर टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकती। तो जीएसटी में अंडर सेक्शन 9 लेवी की प्रोविजन बनाई हुई है। लेट अस डिस्कस जीएसटी में क्या क्या इंक्लूड हुआ। पहले तो सीजीएसटी में क्या क्या इंक्लूड हुआ, तो सीजीएसटी में गवर्नमेंट में क्या कर दिया कि पहले सेंट्रल एक्साइज जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, गवर्नमेंट ने सीजीएसटी को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद सर्विस सप्लायर को सर्विस टैक्स देना पड़ता था, उसे हटा के गवर्नमेंट ने उसे सीजीएसटी में इंक्लूड कर दिया। फिर ये वेरियस टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी है, जैसे कि स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एसएडी, एईडी, ये सब ड्यूटी को हटाकर गवर्नमेंट ने इसे सीजीएसटी में मर्ज कर दिया। उसके बाद सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी पे सरचार्ज और एजुकेशन टैक्स और कृषि कल्याण सेस, ये तीनों सेस लगते थे, उसको भी गवर्नमेंट ने हटा के ये सब कुछ सीजीएसटी में क्लब कर दिया। तो पहले इतने सारे टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी वो सबको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया और उसको सीजीएसटी में क्लब कर दिया। नाउ अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अगर आप सेल करते तो उस पे वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वीएटी और सेल टैक्स चार्ज करती थी, एंट्री टैक्स चार्ज करती थी। अगर कोई भी गुड्स विद इन पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट में एंटर होता है तो उस पे एंट्री टैक्स लगता था। फिर लॉटरी पे अगर आपको कुछ मिला है तो उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती थी। उसके बाद सरचार्ज और सेस अलग अलग प्रोडक्ट पे लगता था, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। फिर परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी उसको घटाकर उसको एसजीएसटी में क्लब कर दिया गया, यानी कि ये सारे टैक्स अब रिमूव हो गए और उसकी जगह क्या आ गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर प्रीवियस में क्या था, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते तो उस पर सीएसटी लगता था, यानी कि सेंट्रल सेल टैक्स। गवर्नमेंट ने उसको भी हटा दिया और उसकी जगह ला दिया आईजीएसटी। मतलब अब क्या हो गया, ये सारे टैक्स रिमूव हो गए और देयर आर ओनली 3 टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो तो आईजीएसटी लगेगा, अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। HST. Now we will understand which are the taxes which are not converted into the GST. So property tax, stamp duty, basic custom duty, professional tax and excise duty on alcoholic and petroleum product. तो प्रॉपर्टी पे जो भी टैक्स लगता है, यानी कि अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी होता है वो टैक्स चार्ज करता है। जैसे कि अहमदाबाद में होता है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करती है। तो प्रॉपर्टी टैक्स को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब ये टैक्स अभी भी इंडिया में लग रहा है अलग अलग सिटी में। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो या परचेज करते हो तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो उससे भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। वो
प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी आज भी इंडिया में है। उसके बाद जब भी आप आउटसाइड इंडिया से कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी को भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी भी आज भी अलग से लगती है। अगर आप कोई भी चीज इंडिया से बाहर से परचेज करते हो, मान लो कि आप यूएसए से प्रोडक्ट ए परचेज करते हो, तो यूएसए से जो भी प्रोडक्ट ए आता है उस पे आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, उसे भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। और एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसे भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब आज भी पेट्रोलियम और अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे वीएटी, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो वीएटी है, वीएटी और एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आज भी एक्साइज ड्यूटी और वीएटी लग रहा है। बाकी सारी प्रोडक्ट पे जीएसटी आ गया है, लेकिन पेट्रोलियम और एक्साइज अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे एक्साइज और कस्टम जीएसटी है, उस पे अभी जीएसटी नहीं आया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड रेट अंडर जीएसटी। So there are various rate under the GST. 0% रेट, 0% कौन सी चीज पे लगता है? जो कि नेसेसरी की चीजें है, जिसको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है, तो उसे उस पे 0% लगता है। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पे भी 0% लगता है। उसके बाद 5%, तो 5% किस पे लगता है? कि जो कि मास कंजम्पशन की आइटम है, जैसा कि जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसिटी है, उस पे ज्यादातर 5% लगता है। 12% जनरली प्रोसेस फूड पे 12% जीएसटी लगता है। 18% मोस्ट ऑफ द सप्लाईज आर कवर्ड अंडर दिस रिजिम, मतलब जो कहीं पे भी नहीं आता है वो 18% पे आ जाता है। सो मोस्ट ऑफ द सप्लाईज आर कवर्ड अंडर द 18% ऑफ जीएसटी रेट। और 28% किस पे लगता है? जो कि लग्जरियस आइटम है, पान मसाला, गुटखा, टोबैको, ऐसी है। और लग्जरियस कार एट एक्स्ट्रा पे 28% लगता है। इसके अलावा देर आर दी वन मोर रेट दैट इज 0.1% जीएसटी और 3% जीएसटी ऑन ज्वेलरी। अगर ज्वेलरी है तो उस पर 3% लगता है। सो बेसिकली क्या है कि देर आर दी सेपरेट डिफरेंट रेट ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज। जनरली सर्विसेज में 18% रेट होता है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो उस पे अलग अलग रेट होते हैं। तो ये सब रेट आपको अलग अलग प्रोडक्ट पे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट लग सकता है, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सो जीएसटी में बेसिकली एचएसएन सिस्टम होती है, हर एक प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता है, और उसी एचएसएन कोड के हिसाब से आपको जीएसटी का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, और वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको जीएसटी का रेट लगता है। मैं आपको बता दूं एचएसएन का मतलब क्या है। ठीक है, कैन यू सी दिस? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द एचएसएन कोड लिस्ट एंड जीएसटी फाइंडर। अगर मैं यहाँ पे 7323 एचएसएन कोड डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे कि 7323 में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और उस पर कौन सा जीएसटी लगता है। तो बेसिकली जीएसटी में रेट कैसे डिफाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एचएसएन कोड। हर एक प्रोडक्ट और सर्विस का एचएसएन, और अगर सर्विस है तो ये एसएसई कोड होगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और एचएसएन कोड है तो प्रोडक्ट है तो उस पर एचएसएन कोड होगा। तो आपको जीएसटी का रेट कैसे पता चलेगा? आपकी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड आपको फाइंड करना है, उसके बेसिस पे आपको जीएसटी का रेट पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो ये प्रोडक्ट है 7323 की, यहाँ पे 18% लगेगा,
लेकिन यही प्रोडक्ट है जिसपे 7323 HSN कोड है, लेकिन उस पे 12% ही लगेगा. So I hope you will understand the meaning of HSN and how it is useful in the GST system. Okay, let us see again. So GST rate, GST in a different country. So अगर हम बात करें कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो मैक्सिको ने 1980 में GST इंक्लूड किया था, न्यूजीलैंड ने 1986 में इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन अगर हम बात करें नियर फ्यूचर की, नियर पास की, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2000 में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया था और मलेशिया ने 2015 में जीएसटी इंक्लूड कर दिया था. यहाँ पे जीएसटी की सिस्टम क्या है, सभी जगह स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी लगता है. मतलब ऑस्ट्रेलिया में मेजोरिटी वो प्रोडक्ट पे 10% जीएसटी लगता है, मलेशिया में मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट पे 6% जीएसटी लगता है. मतलब वहां पे स्टैंडर्ड जीएसटी रेट लगा दिया गया है. लेकिन हमारे कंट्री में क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी रेट लगता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था 0%, 5%, 12%, 3% ऑल्सो on certain product, 18%, 28 and 0.1% also. ठीक है. लेकिन अगर आप बात करें वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री की, तो वहां पे मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट पे स्टैंडर्ड जीएसटी रेट ला दिया गया है, जो कि हमारे देश में नहीं है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जीएसटी का पेमेंट कब करना है, वो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से ही पता चलेगा. सो इसकी वजह से टाइम ऑफ सप्लाई अंडरस्टैंड करना जरूरी है. तो टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग रूल डिफाइन किए गए हैं. सो फॉर सर्विसेज, सर्विसेज में क्या होता है कि अगर आप इनवॉइस रेज करते हो, तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसीप ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. मतलब क्या होगा कि जैसे कि मान लो आज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी क्लाइंट को सर्विस देता है और उसने बिल रेज किया ₹15,000 का. अगर उसने बिल रेज कर दिया 9 अगस्त को, आज बिल रेज कर दिया, तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई 9 अगस्त. लेकिन उसने 30 अगस्त को बिल नहीं रेज किया, 30 अगस्त तक, लेकिन उसका पेमेंट 25 अगस्त को आ गया है. सो अगर उसने बिल रेज नहीं किया फिर भी उसका पेमेंट आ गया 25 अगस्त को, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 25 अगस्त. मतलब उसे अगस्त में ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. सो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि सर्विसेज में क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. दोनों में से जो भी पहले आएगा उसे बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई. मान लो कि मैंने आज सर्विस सप्लाई की, उस पे मुझे 10 लाख का पेमेंट मिला है, आज ही मिल गया है 9 अगस्त को. मैंने उसका बिल रेज किया 1 सितंबर को, तो यहाँ पे मैंने बिल बनाया सितंबर में, लेकिन मेरा पेमेंट आ गया है 10 अगस्त को. सो मेरा पेमेंट पहले आ गया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगस्त. सो आई हैव टू डिपोजिट द टैक्स ऑन दिस 10 lakh to the government in the month of August only, not in the September. So always remember that for services, time of supply will be earlier of issue of invoice or receipt of payment. अगर हम गुड्स की बात करें तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन है. earliest of date of removal of goods, date on which goods made available to the recipient, date of issue of invoice or receipt of payment, or date on which recipient has shown the receipt of goods in the books of account.
ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है, मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सप्लाई किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सप्लाई किया, उसका इनवॉइस उसने रेज किया आज 9 अगस्त 2023 को, लेकिन गुड्स रिमूव किया 10 अगस्त को। तो अर्लियर पीरियड क्या हुआ, 9 अगस्त। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गई, 9 अगस्त। मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई किया, उसने गुड्स रिमूव कर दिया 9 अगस्त को, लेकिन उसका इनवॉइस बनाया 15 अगस्त को। तो यहाँ पे अर्लियर टाइम क्या है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। उसने आज ही गुड्स रिमूव कर दिया, इनवॉइस बाद में रेज किया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर उसने गुड्स रिमूव नहीं किया है लेकिन इनवॉइस इश्यू कर दिया है, तो डेट ऑफ इनवॉइस विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई। सो जनरली क्या होता है कि विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। Yes. Shall I explain again time of supply? गुड्स, ओके, गुड्स। सो गुड्स में क्या है, अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। मान लो कि आज मुझे मिस्टर बी ने ऑर्डर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने आज ही उसको सप्लाई कर दिया, लेकिन मैंने उसको इनवॉइस नहीं दिया। ठीक है, तो इनवॉइस आज रेज नहीं हुआ, आज ही मैंने गुड्स सप्लाई कर दिया, मतलब मेरा गुड्स मेरे गोडाउन से रिमूव होके उसके पास चला गया। तो डेट ऑफ रिमूवल आज है, लेकिन इनवॉइस रेज नहीं हुआ है, इनवॉइस मैंने रेज किया 15 अगस्त को। तो विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल। डेट ऑफ रिमूवल क्या है, 9 अगस्त, और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 15 अगस्त। तो डेट ऑफ रिमूवल इज बिफोर द डेट ऑफ इनवॉइस, सो डेट ऑफ रिमूवल विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। मान लो कि आज मुझे मिस्टर बी ने गुड सप्लाई के लिए ऑर्डर दे दिया, मैंने आज ही उसको इनवॉइस दे दिया, मैंने गुड्स नहीं दिया, मैंने सिर्फ इनवॉइस दे दिया, गुड्स मैंने एक हफ्ते के बाद दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गुड्स रिमूवल नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको इनवॉइस दे दिया है। सो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे अर्लियर इवेंट आपको देनी है, जो भी इवेंट पहले आती है इट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपने इनवॉइस भी नहीं दिया, आपने गुड्स भी रिमूव नहीं किया, लेकिन अगर वो गुड्स रिसिपिएंट की कस्टडी में आ गया है और उसका पेमेंट मुझे मिल गया है और मैंने वो पेमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है, तो वही डेट पे वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। मतलब इसमें सीधी सीधी सिंपल चीजें, इतना सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मेजोरिटी केस में क्या होता है, इनवॉइस और सब इनवॉइस और रिमूवल ऑफ गुड्स दोनों में से जो पहले आता है वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अंडरस्टैंड? बाकी सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड, मतलब डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। और सर्विसेज में क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। सीधा सीधा सिंपल है, date of invoice or receipt of payment for services whichever is earlier. For goods, date of removal of goods or date of invoice whichever is earlier. अगर हम कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं, मान लो कि मेरे पास बड़ा ऑर्डर है, मान लो कि जैसा कि कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई होता रहता है, उसमें इनवॉइस जनरली मंथ टू मंथ बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव पेमेंट वी आर इश्यूइंग इनवॉइस। मान लो कि मेरे पास एल&टी का बड़ा ऑर्डर है जिसपे मुझे हर रोज कुछ ना कुछ सप्लाई करना पड़ता है, तो मैं उसको हर रोज इनवॉइस रेज नहीं करता, उसको मैं पर्टिकुलर इंटरवल पे इनवॉइस रेज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई, मेरी सप्लाई कंटिन्यू है, लेकिन जब भी मैं इनवॉइस रेज करूंगा या जब भी उसका पेमेंट आएगा तभी उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ गुड्स की आवश्यकता नहीं है। जो हमने पहले देखा था कि डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, अगर वो कंटिन्यूअस सप्लाई है, ये नॉर्मल सप्लाई हमने डिस्कस किया था। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब
मैं हर रोज उसे कुछ ना कुछ सप्लाई करता हूँ, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जैसे कि मैंने L&T के साथ मेरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं उसे हर रोज कुछ ना कुछ सप्लाई करता हूँ, तो वो मेरी कंटिन्यूअस सप्लाई है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई में जब भी मैं उसको इनवॉइस रेज करता हूँ या जब भी उसका पेमेंट आता हो, वो दोनों में जो भी अर्लियर है, वो अर्लियर पोजीशन को हम बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। लेकिन अगर मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो कि हर मंथ की 30 तारीख को पेमेंट आ जाना चाहिए, लेकिन अगर 30 तारीख को पेमेंट नहीं आया, तो वह 30 तारीख ही मेरी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। सो दिस इज द रूल फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई। I hope you will understand the difference between continuous supply and normal supply. नॉर्मल सप्लाई में क्या होता है कि कस्टमर एडॉक बेसिस पे मुझे ऑर्डर देते हैं। जैसे कि मान लो आपने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे आपसे प्रोडक्ट एक्स परचेज करने हैं, मैंने आपको वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सप्लाई। लेकिन हमारी सप्लाई अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रही है, 6 मंथ के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई। अगर मेरा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और अगर पेमेंट की डेट एक्सर्टेनेबल है, मतलब पेमेंट कब करेगा वो मुझे पता है, तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ड्यू डेट एक्सर्टेनेबल नहीं है, सो अगर ड्यू डेट आप एक्सर्टेन नहीं कर सकते कि आपको कब सप्लायर पेमेंट करेगा, तो आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनवॉइस रेज करेंगे और डेट ऑफ इनवॉइस विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पेमेंट मिलेगा, मान लो कि आपने 20% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, 20% का पेमेंट आपको ड्यू हो गया, तो 20% का आपका टाइम ऑफ सप्लाई आज बन गया, इवन दो पेमेंट इज नॉट रिसीव। कैन यू गॉट इट अदिति? Yes, sir. What is the meaning of continuous supply? टाइम ऑफ सप्लाई इट नॉट अ वेरी टिपिकल पॉइंट। इसमें एक ही चीज याद रखनी है, गुड्स और सर्विसेज दोनों में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इनवॉइस पहले हुआ या सर्विस या गुड्स डिलीवर पहले हुआ या पेमेंट पहले आया, जो भी पहले आया इट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें इतना कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिवर्स चार्ज पे परचेजर को टैक्स पेमेंट करना है, सप्लायर को टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो रिवर्स चार्ज पे टाइम ऑफ सप्लाई कब लगेगा? जब भी मेरे पास गुड्स आता है तब मुझे जीएसटी का पेमेंट करना है, या फिर जब भी मैं पेमेंट करता हूँ, या फिर जब भी मुझे इनवॉइस मिलता है, या जब भी मैं वह इनवॉइस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता हूँ। अर्लियर पोजीशन, जो भी इसमें अर्लियर पोजीशन होगी उसी डेट को मुझे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। समझ गए कि रिवर्स चार्ज में जब भी मेरे पास गुड्स आता है या फिर मैं उस गुड्स का पेमेंट करता हूँ, या फिर वो रिसिपिएंट मुझे सप्लायर जब भी मुझे इनवॉइस देता है, या फिर मैं वह गुड्स मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता हूँ, ये चार में से जो भी पहले आता है इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट थिंग इज सर्विसेज। अगर सर्विसेज मेरी रिवर्स चार्ज में है, तो जब भी मुझे सर्विसेज डिलीवर होती है, जब भी मैं सर्विसेज का पेमेंट करता हूँ और वो सर्विसेज का डेटा में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता हूँ, या फिर मुझे सप्लायर से जब भी मुझे इनवॉइस मिलता है, ये चारों में से जो भी अर्लियर पोजीशन है वह पोजीशन पे मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो आई होप ये टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक पे आपको कुछ भी याद रखना नहीं है। विच एवर इज द अर्लियर इवेंट इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। अंडरस्टैंड? विच एवर इज माय अर्लियर इवेंट, सबसे पहले क्या होता है, इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। Now we will understand the place of supply. Time of supply and place of supply will be the utmost important. टाइम ऑफ सप्लाई में तो इजी कंडीशन है कि जो अर्लियर आता है वो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई बन गए, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है? क्योंकि
जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो जहां पे गुड्स डिलीवर होता है और जहां पे सर्विस डिलीवर होती है, वही गवर्नमेंट को टैक्स की रेवेन्यू मिलेगी। सो वो कैसे पता चलेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई से ही पता चलेगा कि कहाँ पे गुड्स और सर्विसेज डिलीवर हुए, और उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स की रेवेन्यू होगी। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द जीएसटी. So today we will discuss some of bit of the place of supply. Then rest we will discuss tomorrow. Tomorrow I will also revise you place of supply again, because it is the most important topic in the GST. So place of supply, अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? कैन यू इमेजिन व्हाट इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई? मैंने अहमदाबाद से जयपुर में गुड्स सप्लाई किया, सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दैट गुड्स? कैन यू आंसर मी? मैंने अहमदाबाद से जयपुर में गुड्स सप्लाई किया, सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वो सप्लाई का प्लेस क्या हुआ? अहमदाबाद से जस्ट अ मिनट. मैंने अहमदाबाद से जयपुर में मैंने गुड्स सप्लाई किया, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? कैन यू एक्सप्लेन? अहमदाबाद नो, जयपुर. प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? कि जहां पे गुड्स अल्टीमेट डिलीवर होता है. कैन यू सी दिस गुजरात फर्स्ट रो? सप्लाई विथ मूवमेंट ऑफ गुड्स. मैंने गुड्स सप्लाई किया, मतलब गुड्स का मूवमेंट हुआ अहमदाबाद से जयपुर. सो लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट फॉर रिसिपिएंट. मतलब गुड्स की डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हुई? अहमदाबाद से गुड्स की डिलीवरी चालू हुई और टर्मिनेट कहाँ हुई? जयपुर में. जयपुर में वह गुड्स डिलीवर हो चुका है. सो यहाँ पे जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहा है, इट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसके बेसिस पे ही हमें पता चलेगा कि आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा. सो मैंने अहमदाबाद से जयपुर में गुड्स सप्लाई किया, तो अहमदाबाद से मैंने गुड्स डिलीवर करना स्टार्ट किया और वह जयपुर में वह उसकी डिलीवरी टर्मिनेट हुई. सो यहाँ पे गुड्स का डिलीवर जयपुर में हो रहा है, तो इट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई. तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हुआ? जहां पे गुड्स की डिलीवर टर्मिनेट हुई. अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ सच गुड. मान लो कि मैंने अहमदाबाद से मेरे गोडाउन से ही माल बेच दिया किसी और बंदे को, लेकिन उसका मूवमेंट नहीं हुआ. मूवमेंट, वो गुड्स मेरे गोडाउन में ही पड़ा है, लेकिन मैंने उसका रिस्क और रिवार्ड सबको ट्रांसफर कर दिया रिसिपिएंट को. तो उस केस में क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच गुड, वह गुड्स जहां पे है वह उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. समझ में आया? कि जैसे कि आप मेरे यहाँ पे आते हो मेरी फैक्ट्री पे, और मेरी फैक्ट्री से गुड्स परचेज कर देते हो, लेकिन आपने वह गुड्स की डिलीवरी नहीं ली, सिर्फ आपने गुड्स का रिस्क रिवार्ड सब कुछ ले लिया. तो हालांकि वो गोडाउन मेरा है, उसके हिसाब से वो प्लेस ऑफ सप्लाई वही बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सच गुड्स, इवन दो द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड टू यू, बिकॉज यहाँ पे हो रहा है सप्लाई विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स. डोंट वेरी, प्लेस ऑफ सप्लाई वी विल रिवाइज टुमारो अगेन. सप्लायर डिलीवरिंग टू द रिसिपिएंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ए ने बी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे सी को गुड्स डिलीवर कर दो. ए ने बी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे सी को गुड्स डिलीवर कर दो. सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? बी तो ए को गुड्स दे ही नहीं रहा है. ए ने सिर्फ बी को बोला है कि मेरे बिहाफ पे सी को गुड्स डिलीवर कर दो.
तो यहाँ पे सप्लाई तो एक ही हो रही है, बी टू सी। गुड्स कौन डिलीवर कर रहा है? बी सी को गुड्स डिलीवर कर रहा है, लेकिन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए ने बी को बोल दिया है कि आप सी को गुड्स डिलीवर कर दो। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। मतलब लोकेशन ऑफ गुड्स कौन सा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी? लोकेशन ऑफ गुड्स बन गया सी का प्लेस, क्योंकि डिलीवरी कहाँ हो रही है? सी के प्लेस पे, सी के गोडाउन पे। तो ये इसे क्या बोलते हैं? बिल किसी और का नाम का बना, लेकिन गिल्ड गुड्स किसी और को दिया गया। मतलब यहाँ पे दो चीज होती है, ए ने बी को बोल दिया कि आप गुड्स सप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ। समझ रहे हो? ए ने बी को बोल दिया कि आप गुड्स सप्लाई कर दो, लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन दो लागू होगी। बी ने सी को डिलीवर कर दिया गुड, सो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है गुड्स की, तो यहाँ पे कंडीशन 1 लागू होगी। ठीक है? सो दिस कंडीशन नंबर 3 इज द मिक्सचर ऑफ कंडीशन नंबर 1 and 2. So supplier is delivering the goods to the third person on the basis of instruction given to the second person. I hope you will understand this is how it is bill to supply and ship to supply. This is called is bill to ship to model. May I explain you this bill to ship to model? Are you there? Yes, sir. May I explain you again bill to ship to model? No. No, sir. Okay, let me explain again. ठीक है, मैंने अहमदाबाद से बड़ौदा गुड्स सप्लाई किया, अहमदाबाद से बड़ौदा गुड्स सप्लाई किया। यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मैंने अपनी फैक्ट्री से गुड्स बड़ौदा भेज दिया है। तो जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट डिलीवरी टर्मिनेट होगी, इट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट होगी, इट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। सो मैंने अहमदाबाद से बड़ौदा गुड्स सप्लाई किया, तो बड़ौदा में गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, तो बड़ौदा विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मैं गुड्स विदाउट मूवमेंट सप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे फैक्ट्री पे आए और आपने गुड्स परचेज कर लिया, लेकिन गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, इन दैट कंडीशन में जहां पे गुड्स वो स्टोर है, लोकेशन ऑफ सच गुड्स विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? माय फैक्ट्री गोडाउन, बिकॉज आपने गुड्स लिया ही नहीं है, गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो उन दैट कंडीशन लोकेशन ऑफ सच गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ थर्ड कंडीशन में क्या है कि जैसे आप मेरे यहाँ पे आते हो और आप मुझे बोलते हो कि आप मिस्टर बी को मेरे बिहाफ पे गुड्स डिलीवर कर दो। जैसे कि अदिति इज कमिंग टू माय फैक्ट्री, अदिति टोल्ड मी टू सप्लाई द गुड्स टू मिस्टर बी। ठीक है? तो मैंने अदिति को गुड्स सप्लाई नहीं किया है, मैंने तो डायरेक्टली मिस्टर बी को ही गुड्स सप्लाई किया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू मी बाय द अदिति। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज अ बिल टू शिप टू मॉडल। मैं बिल किसके नाम के बनाऊंगा? मैं बिल बनाऊंगा अदिति के नाम का, लेकिन गुड्स
किसको दूंगा? मिस्टर बी को। सो बिल किसके नाम पे बना? बिल बना अदिति के नाम पर, लेकिन गुड्स किसको शिप हुआ? गुड्स शिप हुआ मिस्टर बी को। सो इसे बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। सो यहाँ पे बेसिकली दो सप्लाई होती है। मैंने अदिति को सप्लाई किया गुड्स विथआउट मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अदिति को सप्लाई किया, अदिति ने सप्लाई किया मिस्टर बी को। सो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स एक ही बार हो रहा है, लेकिन दिस इज द बिल टू शिप टू मॉडल है, तो यहाँ पे दो इनवॉइस रेज हो गए। एक मैं इनवॉइस रेज करूंगा अदिति को, और दूसरा अदिति मिस्टर बी को इनवॉइस रेज करेंगी, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द थर्ड पर्सन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब मिस्टर बी का जो भी प्लेस है इट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कंडीशन नंबर 1, तो जहां पे डिलीवरी टर्मिनेट होती है इट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द गुड्स। अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो थर्ड पर्सन का जो भी प्रीमाइसिस रजिस्टर है इट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ अगर मैं मल्टीपल पार्ट्स इकट्ठा करके पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहा हूँ और वहां पे मैं असेंबल करके इंस्टॉल कर रहा हूँ, मान लो कि मेरे पास 25 पार्ट्स है, मैं 25 पार्ट्स यहाँ से मैं जयपुर ले जा रहा हूँ, और जयपुर पे मेरे कस्टमर के यहाँ पे मैं सबको असेंबल करके इंस्टॉल कर देता हूँ, और वो पूरी मशीनरी क्रिएट हो जाती है सब कुछ असेंबल करने के बाद। तो यहाँ पे वो सारे पार्ट्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और प्लेस ऑफ असेंबली। तो मैंने कहाँ पे असेंबल किए और इंस्टॉल किए? जयपुर में। मैंने अहमदाबाद से सारे पार्ट में वहां पे ले जा रहा हूँ जयपुर पे, और मैंने जयपुर में मेरे कस्टमर के यहाँ पे उससे असेंबल और इंस्टॉल कर दिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन कौन सा होगा? जयपुर। So place of supply will be the Jaipur. Now next thing is on board और conveyance. On board और conveyance मतलब अगर मैं किसी व्हीकल में या शिप में गुड्स डिलीवर करता हूँ तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच गुड्स वेयर द गुड्स आर ऑन बोर्ड और टेकन ऑन दी कन्वेनेंस। जो भी लोकेशन ऑफ द शिप होगा, लोकेशन ऑफ द वेसल होगा, लोकेशन ऑफ द ट्रेन होगा, location of such vessel or goods will be my place of supply. If the place of supply of goods cannot be determined, अगर हम रूल नंबर 1 to 1 से 5 कैटेगरी में जो भी आता है उसके बाद भी अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर सकते तो उसके रूल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए है उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर दी जाएगी। वो था प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। नाउ वी विल डिस्कस प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सो नॉर्मली क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज? नॉर्मली जो भी रिसिपिएंट का लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। सर्विसेज में आपको याद रखना है लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। जो भी सर्विसेज ले रहा है उसका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नॉर्मल कंडीशन में आपको यही याद रखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है। लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई वी विल डिस्कस, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज वी विल डिस्कस टुमारो because it is very lengthy topic. There are multiple level of condition included in it, so we will discuss only up to this place of supply of goods. We will discuss again place of supply for services tomorrow. Let us revise today what we will discuss again. तो जीएसटी में कौन कौन सा टैक्स इंक्लूड हुए? मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स चार्ज करती थी, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, सर्टेन कस्टम ड्यूटी एंड सरचार्ज, कृषि कल्याण टैक्स, हेल्थ एजुकेशन सेस, वॉट एवर जो
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, उसको सारे को गवर्नमेंट ने सीजीएसटी में इंक्लूड कर दिया। जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, वीएटी, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, सरचार्ज, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्स जो पहले स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, उस सबको घटा के गवर्नमेंट ने उसे एसजीएसटी में इंक्लूड कर दिया। और सेंट्रल सेल टैक्स, जो कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप गुड्स डिलीवर करते थे तो पहले सेंट्रल टैक्स लगता था, उसे हटाकर आईजीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि उसमें प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी और प्रोफेशनल टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये टैक्स आज भी इंडिया में मौजूद है। और अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर अल्कोहलिक प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तो उसपे आज भी इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगती है। उसपे आज भी हर एक स्टेट वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, उसपे जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। जीएसटी में कौन कौन से रेट लागू हो रहे हैं? तो जीएसटी में मैंने आपको बताया वेरियस रेट है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 3%, 0.1%। हर एक गुड्स पे अलग अलग रेट है। मैंने आपको बताया था कि गुड्स का रेट कैसे फाइंड होता है, एचएसएन से। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एचएसएन फाइंड कर दो, एचएसएन के हिसाब से आपको अपनी प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट क्या है वो पता चल जाएगा। अलग अलग कंट्री में जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ? सो अपनी कंट्री में सबसे लेट जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है। अलग अलग कंट्री में जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट, मतलब मेजोरिटी ऑफ रेट इज ओनली वन सिंगल रेट स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे स्टेट में मल्टीपल जीएसटी रेट स्ट्रक्चर थे। जैसे कि नियर पास्ट में ऑस्ट्रेलिया में 2000 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, मलेशिया में 2015 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे देश में जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ? हमारे देश में 2017 में। ओके, 2017 में हमारे देश में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज ओनली टू कंडीशन। अगर आपका पेमेंट जब आता है और इनवॉइस की डेट, दोनों में से जो पहले आती है, इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स में क्या है कि जब मैंने गुड्स रिमूव किया, जब इनवॉइस रेज किया, या फिर पेमेंट आ गया, या फिर मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया, जो भी इवेंट पहले आती है, इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। सो नॉर्मल केस में इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ दिस फोर और अर्लियर ऑफ दिस टू। लेकिन अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है, कंटिन्यूअस सप्लाई में मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि जैसे मेरे पास टाटा का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे टाटा में हर एक मंथ कंटिन्यूअस बेसिस पे गुड्स डिलीवर करने हैं, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। सो जब भी मैं उसको इनवॉइस रेज करता हूँ या फिर उसका पेमेंट आता है, तब दोनों में से जो भी अर्लियर है, इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर सर्विस से और उसमें डेट ऑफ पेमेंट एट सर्टेन अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उस पे जब भी पेमेंट आता है, इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर परफॉर्मेंस बेस्ड इवेंट है, मान लो कि आपको पेमेंट ऐसे मिलेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको पेमेंट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जैसा कि 10% वर्क कंप्लेन हुआ तो 10% का पेमेंट आपका ड्यू हो गया। तो 10% की आपकी टाइम ऑफ सप्लाई, जब भी आपका परफॉर्मेंस होता है कंप्लीट, तब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। So I hope you will understand this time of supply. Now time of supply in the reverse charge. So in reverse charge क्या है कि जब भी पर्सन को गुड्स रिसिप्ट होता है, जब भी वो पेमेंट करता है, या फिर उसको इनवॉइस मिलता है, या फिर वह बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, सबसे पहले जो भी कंडीशन फुलफिल होती है, इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ रिसीप ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट, डेट on recording in books of account or date of invoice, whichever is earlier. So time of supply में आपको एक ही चीज याद रखनी है, whichever is the earlier event will be my time of supply. उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई में जो भी अर्लियर इवेंट है, इट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई।
place of supply we will discuss again tomorrow from this side. आज मैंने हालांकि आपको बता दिया, लेकिन अगेन वी विल डिस्कस टुमारो फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सो आज यहाँ तक रखते हैं. ठीक है, आज हम यहाँ तक रखते हैं. एनी डाउट अदिति? Don't worry, we will revise again tomorrow what we have discussed today. I hope you have enjoyed this class. Thank you very much.